यस स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नेफ्रॉन के, है ना, डिफरेंट पार्ट्स में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है और जो सिक्रीशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है बेटा, है ना। यूरिन के फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कहां होता है बेटा, बोमेस कैप्सूल के अंदर होता है, जिसमें प्लाज्मा में एक्सेप्ट प्रोटीन्स जो होते हैं वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में हमारी कहां आ जाती है, बोमेस कैप्सूल में आ जाती है। जैसे कि उसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, उसमें ग्लूकोज हो सकता है, उसमें अमीनो एसिड हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है जैसे कि यूरिया जो हो गया वो हो सकता है। ठीक है ना बेटा, तो ये सारा का सारा फिल्ट्रेट के अंदर आ जाता है। बट फिल्ट्रेट के अंदर आना सारा का सारा ये नहीं बताता कि वो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है वहां पे कंप्लीट, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेशन देखी थी बेटा, 125 ml क्या होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है पर मिनट। 125 ml जो होता है वो फिल्ट्रेट बनता है। तो अगर एक दिन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना बनता है बेटा, 180 लीटर। तो मैंने आपको कहा था कि 180 लीटर जो होता है वो यूरिन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कितना यूरिन हम लोग हार्डली करते हैं बेटा, 1 to 1.5 लीटर पर डे करते हैं। तो इसका मतलब 99% जो होता है रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है, रीएब्जॉर्प्शन है। थर्ड जो स्टेप मैंने आपको बताया था सिक्रीशन। सिक्रीशन में हम लोगों ने ये देखा था कि ब्लड के अंदर अगर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है या K+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है तो आयनिक बैलेंस करने के लिए, आयंस के को बैलेंस करने के लिए या फिर पीएच को मेंटेन करने के लिए ब्लड से H+ और K+ का मूवमेंट कहां होता है, फिल्ट्रेट के अंदर होता है। ठीक है, रीनल टिब्यूल के अंदर होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया रीनल टिब्यूल से ब्लड के अंदर डालना, और सिक्रीशन का मतलब हो गया जो ब्लड के अंदर जो भी H+ K+ अगर आना कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है तो उसका सिक्रीशन कहां हो जाता है, रीनल टिब्यूल में हो जाता है। तो ये 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग अब क्या देख रहे हैं बेटा कि नेफ्रॉन के, है ना, विभिन्न भागों में पुनरावशोषण मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, और स्त्रवण की बात कर रहे हैं मतलब कि सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पीसीटी में क्या होता है बेटा, डीसीटी में क्या होता है, हेनले लूप में क्या होता है और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है। तो ये लेक्चर जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। पहली बात तो ये हो गई। अब हम लोग पीसीटी की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। पीसीटी जो एक है बेटा, ये सबसे पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि एक, है ना, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल मतलब कि थोड़ा सा कॉइल डक्ट होती है। इसको मैं आपको एक डायग्राम से पहले समझाता हूं। ये डायग्राम देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, है ना। तो ये जो है बेटा, ये बोमेस कैप्सूल हो गया, है ना, बोमेस कैप्सूल हो गया। ये जो है बेटा ग्लोमुलस हो गया, ठीक है, ये ग्लोमुलस हो गया आपका, है ना। ग्लोमुलस से फिल्ट्रेट कहां है बेटा, वो आया बोमेस कैप्सूल के अंदर, फिल्टर हो गया। अब इसमें से जो होता है बेटा पीसीटी के अंदर, कहां पे, पीसीटी के अंदर नियरली 60 to 70%, कितना मैं बोल रहा हूं बेटा, नियरली 60 से 70% क्या हो जाता है, इधर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब उस फिल्ट्रेट का 60 से 70% इधर ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा कि पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप या फिर कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पीसीटी के अंदर होता है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इधर जो फिल्ट्रेट बना उसमें से क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है जितना वाटर इसमें फिल्ट्रेट में आया वो सारा का सारा हमको यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट करना है। तो उसमें से बेटा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जब इसमें हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर और NaCl की बात करते हैं कि कितना वाटर और NaCl रीएब्जॉर्ब हुआ है, तो इसका अमाउंट नियरली निकल के आता है बेटा 70 to 80%। कितना निकल के आता है बेटा, 70 to 80%। ठीक है, देखिए बेटा ये कितना होता है, 70 to 80%। तो देखा जाए तो पानी और NaCl मतलब सॉल्ट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में यहां पे ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 70 to 80%। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा ग्लूकोज और अमीनो एसिड की। ये क्या है बेटा, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल ये होते हैं। ग्लूकोज जरूरी है बेटा एनर्जी को बनाने के लिए हमारे, है ना, एटीपी को बनाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज की मदद से बेटा एटीपी बनती है।
और अमीनो एसिड प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड नहीं होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कोई किडनी का डिसऑर्डर है तो फिर ग्लूकोज और अमीनो एसिड हो सकता है। जैसे कि आप एक पढ़ते हैं बेटा डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के केस में क्या होता है बेटा, यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज का अमाउंट प्रेजेंट रहता है। तो यहां पे ये आपको ध्यान रखना है कि सर यूरिन के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड नॉर्मल किडनी के अंदर, अगर नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी है, किडनी पूरी तरह से स्वस्थ है, मतलब कि अपने अच्छे तरह से काम कर रही है, तो उसके अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड नहीं होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा कि ये 100% क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ये 100% रीएब्सॉर्ब हो जाता है, मतलब यूरिन में कुछ भी क्वांटिटी नहीं होती है। तो यही तो होता है जब भी हम लोग बेटा डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग कोई भी उसको प्रॉब्लम बताते हैं, वो सबसे पहले आपको बोलता है कि यूरिन टेस्ट करवा लीजिए आप। और वो यूरिन के अंदर क्या चीजें देखता है, यही सब जो चीजें देखता है कि अगर ग्लूकोज उसके अंदर प्रेजेंट है या अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मतलब किडनी ढंग से काम नहीं कर रही या फिर कोई दूसरा डिसऑर्डर है ना, तो 100% क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब। तो मैं वापस से रिपीट करता हूं बेटा, यहां पे फिल्ट्रेट आया, ये पीसीटी आप देख रहे हैं, पीसीटी के अंदर वाटर और NaCl का कितना हो गया बेटा, 70 से 80% रीएब्सॉर्प्शन हो गया, आगे निकल जाएगा बाकी हेनले लूप के अंदर। और ग्लूकोज और अमीनो एसिड का तो पूरा 100% क्या हो गया, रीएब्सॉर्प्शन हो गया, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा वो 100% रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद में बात कर रहा हूं बेटा बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट जो है मेजरली इधर ही रीएब्सॉर्ब हो जाता है, 90% रीएब्सॉर्प्शन यहां हो जाता है, और थोड़ा सा अमाउंट कहां होता है, डीसीटी में होता है। जब डीसीटी पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। तो बाइकार्बोनेट क्या हो गया आपका, 90% हो गया। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको पहले बेटा बताया था, लास्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट हो गए, क्लोरीन हो गए, है ना, या फिर वाटर हो गया, या यूरिया हो गया, इसका जो रीएब्सॉर्प्शन होता है बेटा वो पैसिवली होता है। क्या होता है बेटा, पैसिवली होता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया बेटा, पोटेशियम हो गया, H+ आयंस हो गए, ठीक है ना, इनका क्या होता है बेटा, रीएब्सॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिवली होता है, जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पीसीटी के अंदर रीएब्सॉर्प्शन जो हो गया, मेनली वाटर, NaCl, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स का किस तरह से हुआ, कितना परसेंट है, वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, साइमल्टेनियसली बेटा आप यहां पे भी देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि ये H+, K+ और NH3 जो है वो वापिस से फिल्ट्रेट के अंदर जा रहे हैं। तो फिल्ट्रेट से चीजें निकल रही है, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी बेटा वो क्या होगी, रीएब्सॉर्प्शन हो गई। वो क्या होगी, रीएब्सॉर्प्शन हो गई। और फिल्ट्रेट के अंदर चीजें जा रही है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, बोलिए, यस, सिक्रीशन। इसको मैं सिक्रीशन बोल दूंगा। ये थर्ड स्टेप यही तो होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ये सेकंड स्टेप होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप होता है। देखिए तीनों स्टेप आ गए आपके यूरिन फॉर्मेशन में। फर्स्ट स्टेप यहां पे हो गया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, और सेकंड स्टेप सर यहां पे हो गया कि रीएब्सॉर्प्शन हो गया। जो जो काम की चीजें थी हम लोगों ने ले ली, और आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस के लिए हम लोगों ने थर्ड स्टेप कर दिया, जिसको बोल दिया सिक्रीशन। आ गई सारी बात समझ में? ठीक है, किस लिए हो रहा है बेटा, ये हो रहा है आयनिक बैलेंस के लिए, आयनिक बैलेंस एंड पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। सिक्रीशन किस किस का होता है, H+, K+ और NH3 का। अगर आपको यहां पे ये पूछ लिया जाए कि ये एक्टिवली होता है, ये पैसिवली, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो भी ध्यान रखिए बेटा। ये जो प्रोसेस होता है पूरा सिक्रीशन जो होता है, सिक्रीशन जहां जहां मैं बताऊंगा वो होता है एक्टिवली, मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि बेटा हम लोग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है बेटा कि यहां पे ब्लड के अंदर जो H+ और K+ NH3 आयंस जो है वो आपके कम है एज कंपेयर टू यहां, तो हम लोग लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन भेज रहे हैं, तो वो एक्टिवली हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपको पीसीटी का काम समझ आ गया कि पीसीटी के अंदर मेनली क्या होता है, सारे जो है ना मेन जो कंपोनेंट्स है, जैसे वाटर हो गया, NaCl हो गया, वो सारा का सारा 60 से 70% जो रीएब्सॉर्प्शन है वो यहां पे ही हो जाता है। पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, फिर एक बात और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि बेटा ये जो आपका पीसीटी है, पीसीटी में जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। देखिए उसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं इधर। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई बेटा, ठीक है, यहां पे ये सेल हो गया, और सेल के ऊपर आप इस तरह से माइक्रोविलाई देखते हैं बेटा।
ये एक सेल हो गया बेटा, ऐसे ही इसके एडजेसेंट सेल होगा और इसके ऊपर भी क्या होगा, माइक्रोविलाई होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया इस तरह से। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशंस होते हैं बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो यहां पे माइक्रोविलाई आते हैं और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है बेटा, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके। ऐसी माइक्रोविलाई बेटा इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। जब डाइजेशन हो जाता है फूड का तो वहां से जो डाइजेस्टेड मटेरियल है हमारा उसको ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं इसको हम लोग। ये आपके माइक्रोविलाई हो गए, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, पीसीटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं बेटा कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहां पे देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि फिल्ट्रेट का 65 to 70% जो होता है वो यहां पे ही आपका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, यहां पे है ना, ये देखिए ब्रश बॉर्डर उपकला होती है। ये क्या करती है बेटा, ये सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, मतलब कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो हो चुके। ये सारा मैंने आपको डेटा बता दिया बेटा। 70 to 80% जो होता है वो जल और वैद्युत उपघटीय मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स का, NaCl का होता है। बाइकार्बोनेट का 90% होता है बेटा। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गए, विटामिन का पूर्ण रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी के अंदर। पीसीटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये आपके यूरिन में नहीं आते हैं। फैटी एसिड यूरिन में नहीं आएगा बेटा, अमीनो एसिड यूरिन के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या ग्लूकोज प्रेजेंट होता है? यस, उसमें प्रेजेंट होता है। क्या अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है? यस, उसके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, बट यूरिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि पीसीटी के अंदर वहां पे क्या हो गया बेटा, 100% रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ये सारी बातें समझ आ गई बेटा आपको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने ये डायग्राम क्लियर कर लिया है। ये आ जाते हैं बेटा थ्योरी पे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड का पूर्ण अवशोषण पीसीटी में सक्रिय विधि से होता है। सक्रिय विधि का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिवली होता है ये। ठीक है, इसके बाद में बेटा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूं। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो ब्लड है ना बेटा, यहां पे देखिए मैंने कुछ लिख रखा है 300 मिली ऑस्मोल, है ना, ये 300 मिली ऑस्मोल। ये क्या है बेटा, ऑस्मोलरिटी है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी है। अब ये देखिए ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए ऑस्मोलरिटी कुछ भी नहीं है, हम लोग उसको मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, कि ब्लड के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा ऑस्मोलरिटी होगी, और जितना कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा उतनी कम ऑस्मोलरिटी होगी। तो हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो क्या होती है बेटा, 300 मिली ऑस्मोल होती है। देखिए मैंने ग्लोमुलस में मार्क कर रखा है, तो ग्लोमुलस में जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलरिटी क्या रहती है, 300 मिली ऑस्मोल रहती है। यहां पे पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद भी जो ऑस्मोलरिटी रहती है वो क्या रहती है, 300 मिली ऑस्मोल ही रहती है। तो इसका मतलब ब्लड के रिस्पेक्ट में जो पीसीटी में जो फिल्ट्रेट अभी रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में बना है वो क्या है, आइसोटोनिक है। वो क्या है, आइसोटोनिक है। देखिए बेटा ये तीन वर्ड आप समझते हैं कि आइसोटोनिक मतलब कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल इन बोथ द मीडियम। यहां पे भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है वो यहां पे भी है 300 मिली ऑस्मोल। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर, एंड हाइपोटोनिक में क्या होता है बेटा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लेसर एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर। ये तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हम लोगों को पता है। बट अभी क्या है, ये भी 300 मिली ऑस्मोल है, ये भी 300 मिली ऑस्मोल है। तो ये यही दे रखा है कि पीसीटी में तरल की सांद्रता समान रहती है, मतलब कंसंट्रेशन क्या रहती है, फिल्ट्रेट की इक्वल रहती है, आइसोटोनिक होता है। H+K+NH3 का स्त्रवण पीसीटी में होता है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि आपको बेटा स्त्रवण जब भी बात करें सिक्रीशन की वो कैसे होता है, वो एक्टिवली होता है। इसके बाद में आ जाइए बेटा, पीएच व आयनिक साम्य बनाने में पीसीटी की मुख्य भूमिका है। मतलब कि पीएच को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में किसकी भूमिका है बेटा, पीसीटी में। पीसीटी में जो सिक्रीशन हो रहा है उसकी भूमिका है। तो ठीक है, तो पीसीटी की भूमिका है। इसमें निस्यंद की सांद्रता समान रहती है। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने बोला कि ना जो कंसंट्रेशन है बेटा, वो कंसंट्रेशन देखिए सेम है, इधर भी 300 मिली ऑस्मोल है, इधर भी 300 ऑस्मोल है ना। तो कंसंट्रेशन इसमें पीसीटी के अंदर सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले के बारे में।
है ना। लूप ऑफ हेनले का सबसे पहले तो डायग्राम देख लेते हैं बेटा। ये हो गया पीसीटी वाला पार्ट। पीसीटी में अपन ने देख लिया बेटा, ग्लूकोज गया, अमीनो एसिड गया 100%, H2 और NaCl कितना गया 70 to 80%, आगे कंटिन्यू हो गया वो। और बाइकार्बोनेट कितना गया बेटा 90% गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं हेनले लूप की। ये हेनले लूप का बेटा थिक पार्ट है, ये देखिए थिक पार्ट है ना, मोटा है थोड़ा सा, और ये थिन पार्ट है। ये हेनले लूप के असेंडिंग का थिन पार्ट है और ये थिक पार्ट है। यहां पे मैंने बना रखा बेटा कॉर्टेक्स, है ना, जो बाहर वाला किडनी के बाहर वाला मैंने बताया था कॉर्टेक्स होता है, और मेडुलरी पिरामिड की साइड वाला जो होता है वो मेडुला होता है। जब हम लोग है ना कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऑस्मोलरिटी है बेटा, ऑस्मोलरिटी वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। या फिर हम लोग ये बोल देते हैं कि हाइपरटोनिसिटी बढ़ती रहती है, मतलब कि ये जो है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है मीडियम, और ये लेस कंसंट्रेटेड है। 300 से देखिए 1200 होगी ना, तो ऑस्मोलिटी को बढ़ना मतलब कि सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ना। इतनी सीधी सी बात समझ लीजिए, आपको सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ऑस्मोलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे बेटा 300 मिली ऑस्मोल है और ये मेडुला रीजन में 1200 मिली ऑस्मोल है। अब जैसे जैसे बेटा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ में जाता है, तो अब सबसे पहली बात है कि जो थिक पार्ट है, यहाँ पे थिक पार्ट से कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। थिक पार्ट ऑफ हेनले लूप से कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना। और स्पेसिफिक बोले तो बेटा थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ये डिसेंडिंग लिम्ब है किसकी, हेनले लूप की, तो यहां से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नो रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। और ये जैसे ही मेडुला वाले रीजन में जाता है तो यहां से बेटा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब है, इट इज ओनली परमिएबल, ये सिर्फ परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए। इट इज इम्परमिएबल फॉर NaCl, वो सॉल्ट्स जो है NaCl के लिए इम्परमिएबल है, सिर्फ ये वाटर को अलाउ करती है। और कैसे अलाउ करती है बेटा, पैसिवली अलाउ करती है, पैसिव इधर रीएब्जॉर्प्शन होता है। और ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो क्यों रहा है वो भी देखिए बेटा, क्योंकि बाहर जो है जैसे जैसे हम लोग है ना कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है, मतलब बाहर वाला जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक है और अंदर वाला विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइपोटोनिक है। मतलब यहां पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा और यहां पे वाटर कंसंट्रेशन कम। सीधे सीधे क्या हो गया बेटा, ऑस्मोसिस हो गया, आपका डिफ्यूजन हो गया, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट हो गया। ये बात समझ आई आपको, वाटर का मूवमेंट कहां से हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि बेटा यहां पे ऑस्मोलिटी ज्यादा है और यहां पे ऑस्मोलिटी देखिए कम है। ये देखिए ऑस्मोलिटी कम है, बट जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे जाता है ना बेटा, तो ऑस्मोलरिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। यहां पे देखिए 600 हो जाती है ना, नियरली यहां पे 600 हो जाती है, यहां पे क्या हो जाती है बेटा 900 हो जाती है, और यहां पे 1200 हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पे हाईली कंसंट्रेटेड हो गया है क्या, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यहां पे क्या हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड हो गया है, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में सॉलिड कंसंट्रेशन है, बट उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि वाटर का क्या हो रहा है बेटा, मूवमेंट हो रहा है, वाटर का पैसिवली मूवमेंट हो रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा ये थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब और थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में भी बेटा जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, सॉल्ट का हो रहा है, NaCl का हो रहा है। इट इज ओनली परमिएबल फॉर NaCl एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। वाटर के लिए इम्परमिएबल, जैसे वाटर इधर से पास हो सकता था बट यहां से सॉल्ट नहीं हो सकते थे, यहां से सॉल्ट हो रहा है बेटा, NaCl हो रहा है, बट यहां से वाटर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये NaCl बाहर आ गया बेटा। NaCl का यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है बेटा, पैसिवली होता है। किसमें, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, यहां पे क्या होता है, पैसिवली होता है। और जब हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे थिक पार्ट के अंदर, तो थिक पार्ट में क्या होता है, ये एक्टिवली होता है, ये एक्टिवली होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, एक्टिवली और पैसिवली। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl जो असेंडिंग लिम्ब में होता है वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों होता है। अब कहां कहां क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। थिक पार्ट के अंदर क्या हो गया, एक्टिवली हो गया, क्योंकि बेटा हेनले लूप तो यहां से स्टार्ट हो गया ना, ये पूरा पूरा इधर से लेके हेनले लूप है और यहां तक ये पूरा हेनले लूप है। तो हेनले लूप के थिन पार्ट में क्या हो गया, पैसिवली हो गया, और हेनले लूप के असेंडिंग थिक पार्ट में क्या हो गया, एक्टिवली हो गया। अब यहां पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में जायज होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर अब यहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो रहा है तो ये तो सॉल्यूशन अब क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है।
मतलब हाइपोटोनिक होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग यहां तक पहुंचते हैं तो बेटा इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाती है, 200 हो जाती है। मतलब कि वापस से 1200 से मान लीजिए वो 800 होगी। ठीक है, 800 से मान लीजिए 600 होगी, 600 से मान लीजिए कि 400 होगी, और इस तरह से वो क्या हो गया बेटा, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो यहां पे 300 थी, आइसोटोनिक था ब्लड के रेस्पेक्ट में, यहां पे हाइपरटोनिक हो गया हेनले लूप के बिल्कुल एंड पे, और वापस से जहां पे डीसीटी स्टार्ट हो रही है ये क्या हो गया बेटा, वापस से हाइपोटोनिक हो गया। तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको यहां पे, क्योंकि सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ है तो यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट बढ़ रही होगी इसके अंदर। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये कंसंट्रेटेड हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या बात करी बेटा, हेनले लूप की बात करी। देखते हैं बेटा, इस खंड में जल व लवण का अवशोषण होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो जल का अवशोषण निष्क्रिय विधि से होता है, अतः इस भुजा में फिल्ट्रेट की सांद्रता बढ़ती है। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है बेटा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ना इसके अंदर, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिल्ट्रेट की सांद्रता बढ़ती रहती है। कितनी हो जाती है टोटल, 1200 मिली ऑस्मोल हो जाती है। पहले कितनी थी, 300 मिली ऑस्मोल थी, तो सांद्रता बढ़ गई इसमें डिसेंडिंग लिम्ब में। आ जाइए वापिस से एसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है बेटा, लवण का अवशोषण पतले खंड में निष्क्रिय रूप से, मतलब बेटा पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, और मोटे खंड में सक्रिय रूप से, मतलब कि एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है कि यहां पे देखिए बेटा पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा है। बट इसके कारण क्या होगा कि सांद्रता जो पहले क्या हो गई थी बेटा, बढ़ गई थी, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ गई थी, वो क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अतः इस भाग में फिल्ट्रेट की सांद्रता कम हो जाती है। मतलब कि वो क्या हो गया बेटा, ढंग से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो 1200 से वो 200 हो गया, सांद्रता घट गई है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। यहां पे देखिए बेटा, असेंडिंग लिम्ब में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। मतलब कि सबसे कम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा वो कहां होता है, असेंडिंग लिम्ब में होता है। क्योंकि अभी अब मैं आपको जब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो जब मैं इधर बताऊंगा तो यहां पे क्या होता है बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि ये हार्मोन जो होते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और एक होता है बेटा एल्डोस्टेरोन, उसकी प्रेजेंस में यहां पे होता है, तो वो कंडीशनल हो गया। और यहां पे जो होता है बेटा, यहां पे असेंडिंग लिम्ब तक वो होता है ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि कंपलसरी यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम पीसीटी के अंदर हो गया, कुछ थोड़ा बहुत इधर हो गया और रिमेनिंग इधर हो गया। और इधर तो हार्मोन की प्रेजेंस में होगा, तो इसलिए हम लोग इधर बोल सकते हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें न्यूनतम पुनरावशोषण होता है, मतलब कि बहुत मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन पूछते जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसमें से आपका सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। आपको बोल देगा बेटा पीसीटी, है ना, फिर आपको ऑप्शन में दे देंगे कि है ना पीसीटी हो गया बेटा हेनले लूप का डिसेंडिंग पार्ट हो गया और हेनले लूप का असेंडिंग पार्ट हो गया। तो हेनले लूप के असेंडिंग पार्ट में क्या होता है, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब आ जाइए कि हेनले के लूप के आधार पर फिल्ट्रेट अति प्रसारी, मतलब कि हाइपरटोनिक होता है। तो फिल्ट्रेट क्या होता जाता है बेटा, हमारा हाइपरटोनिक होता जाता है। ये देखिए ये हाइपरटोनिक हो गया, इसकी क्या हो गई, ऑस्मोलिटी बढ़ती है। अब मान लीजिए कि जितना लंबा हेनले लूप होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक होगा। तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, जब पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हेनले लूप जो होता है बेटा यूरिन की कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यूरिन कंसंट्रेशन किसके वजह से होता है, कंसंट्रेटेड किसके वजह से होता है, इन सारे पार्ट्स में डीसीटी, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, हेनले लूप, इसमें से किसकी वजह से होता है बेटा, हेनले लूप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप हेनले लूप का जो डिसेंडिंग पार्ट है वहां से देखिए वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इधर से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा जब भी तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। यूरिन के अंदर जितना कम मात्रा में पानी होगा यूरिन उतना कंसंट्रेटेड होगा, जितना ज्यादा अधिक मात्रा में पानी होगा वो डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है बेटा कि हेनले लूप जो है, हेनले लूप के आधार पर फिल्ट्रेट अति प्रसारी, मतलब हाइपरटोनिक होता है। हेनले लूप पीएच तथा आयनिक साम्य को बनाए रखने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ये देखिए ये जो है पीएच और आयनिक है ना बैलेंस को बनाने में मैंने आपको बताया था कि पीसीटी करता है। क्योंकि पीसीटी के अंदर क्या हो रहा था बेटा, H+, K+ और NH3 का सिक्रीशन हो रहा था। बट इस पूरे डायग्राम में हेनले लूप पे मैंने आपको सिक्रीशन नहीं बताया।
बिकॉज सिक्रीशन जो होता है बेटा यहां पे नहीं होता है एक्सेप्ट हेनले लूप। पीसीटी के अंदर भी सिक्रीशन होगा, डीसीटी में भी मैं अभी आपको बताऊंगा सिक्रीशन H प्लस K प्लस और NH3 का, और कलेक्टिंग डक्ट में भी मैं आपको बताऊंगा सिक्रीशन किसका, H प्लस और K प्लस का। बट हेनले लूप में सिक्रीशन नहीं होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि हेनले लूप जो होता है पीएच और आयनिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, तो यही आपको ये लाइन बता रहा है कि हेनले लूप पीएच तथा आयनिक साम्य को बनाए रखने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। इसका जो इंपॉर्टेंट बस काम है कि यूरिन को कंसंट्रेटेड करना, क्योंकि जो इसका डिसेंडिंग पार्ट है जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे नीचे आता रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक होता जाएगा, उसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि उसमें से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया है। और जैसे जैसे फिल्ट्रेट वापस से ऊपर जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, उसमें क्या होगा, उसमें से सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा हो गया डीसीटी वाला पार्ट। ठीक है, डीसीटी के लिए भी हम लोगों ने डायग्राम बना लिया बेटा। ये वाला तो पार्ट हेनले लूप हो गया, ये अभी अपन ने देख लिया। तो फिल्ट्रेट क्या हो गया, फिल्ट्रेट यहां से एंटर कर गया कहां पे, आपका डीसीटी के अंदर। ठीक है, और डीसीटी से वो कहां एंटर कर गया, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब देखिए डीसीटी में मैंने आपको बताया था कि डीसीटी में जो फिल्ट्रेट एंटर करता है उसकी ऑस्मोलिटी क्या रहती है बेटा, 200 मिली ऑस्मोल रहती है। क्या रहती है, 200 मिली ऑस्मोल। अब इसमें से भी क्या होता है, यहां पे मैं इधर वर्ड लिख रहा हूं बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है बेटा कि ये हार्मोन की प्रेजेंस में हो रहा है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंडीशन में, एक ड्राई कंडीशन में, डेजर्ट में, रेगिस्तान में है, तो आपको अपने शरीर से पानी को अधिक से अधिक क्या करना है, बचाना है कि वो बचे, यूरिन के थ्रू वो लॉस ना हो। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे वाटर क्या होता है कि और उसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है फिल्ट्रेट में से, और वो फिल्ट्रेट और कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो यहां पे देखिए बेटा, एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। बेटा एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। कहां से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, एल्डोस्टेरॉन जो है बेटा वो डीसीटी के ऊपर जाके एक्ट करता है, और डीसीटी से वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, NaCl का। NaCl का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। और जब कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन NaCl का होगा तो सॉल्यूट और निकले तो क्या होगा, ऑस्मोलिटी और घट गई। मैंने यही तो बताया था बेटा कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ऑस्मोलिटी भी बढ़ती जाएगी। बट यहां पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट का, सॉल्ट्स का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, उसकी ऑस्मोलिटी जो हो गई वो क्या हो गई है, घट गई है। और किसकी वजह से, एल्डोस्टेरॉन की वजह से। एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया, वो डीसीटी से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाया किसका, NaCl का। ये बात क्लियर हुई बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऐसे ही एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इन हार्मोन्स के बारे में बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा टॉपिक है ये, है ना, तो उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है बेटा, ये आपको प्रिवेंट करता है, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं डायूरेसिस। जब भी तो नाम रखा गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। क्या रखा गया है, मैं लिख देता हूं इधर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो देखिए एंटी किसके एंटी है, डायूरेटिक के, मतलब डायूरेसिस। और डायूरेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन, है ना। यूरिन से हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वाटर का, पानी का बहुत लॉस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डायूरेसिस। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है, एडीएच रिलीज होता है। और एडीएच क्या करता है, एडीएच पानी का अधिक से अधिक और रीएब्जॉर्प्शन करवा लेता है ताकि कलेक्टिंग डक्ट में कम पानी पहुंचे और यूरिन क्या हो बेटा, कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एडीएच ने वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाया तो उसके बाद में क्या होगी बेटा, ऑस्मोलिटी वापस बढ़ गई। पानी निकालोगे तो ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्यूट निकालोगे तो ऑस्मोलिटी घट जाएगी। तो ये आपको इधर से कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो आपको दिख रहा है कि सर इधर आपने सॉल्ट निकाला तो सॉल्यूट कम तो ऑस्मोलिटी भी कम, और यहां से आपने पानी निकाला तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ गई होगी और
वाटर कंसंट्रेशन इधर कम होगी, तो वाटर कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या हो गया, ऑस्मोलिटी सर वापस बढ़ गई, 300 मिली ऑस्मोल हो गई। तो इसका मतलब जो फिल्ट्रेट बेटा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, ये जो आप देख रहे हैं बेटा कलेक्टिंग डक्ट है, जो फोर्थ पार्ट है हमारा डिस्कशन का, कि कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट पहुंचता है उसकी 300 मिली ऑस्मोल क्या होती है, ऑस्मोलिटी होती है। ठीक है, ये यूनिट होती है बेटा जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मिली ऑस्मोल, यहां पे लिख देता हूं मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, एडीएच की, एडीएच जो होता है बेटा वो कहां पे एक्ट करता है, वो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी एक्ट करता है। एडीएच एक्ट ऑन बोथ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, कि कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी उसने क्या कर, डीसीटी के ऊपर भी क्या करा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया, और यहां से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन ने एनएसीएल का रीअब्जॉर्प्शन कहां से करवाया, कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया। तो इससे ओवरऑल क्या निकल के आया कि जो फिल्ट्रेट है बेटा, वो फिल्ट्रेट क्या होता जा रहा है, वो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो यहां पे देखिए बेटा 300 मिली ऑस्मोल से वो क्या हो गया, 1200 मिली ऑस्मोल हो गया। और यही हमारा डिस्कशन रहेगा टॉपिक का नेक्स्ट, कि जो फाइनल जो फिल्ट्रेट होता है वो 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है जो फिल्ट्रेट बनता है इनिशियली जो फिल्ट्रेट बना था बेटा उसकी ऑस्मोलिटी क्या थी, 300 मिली ऑस्मोल। अभी जो फिल्ट्रेट बना जो यूरिन के थ्रू जो निकलेगा उसकी ऑस्मोलिटी क्या है, 1200 मिली ऑस्मोल। तो कितने टाइम्स कंसंट्रेटेड हो गया, 300 से 1200, मतलब सर 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होता है यूरिन। ठीक है, तो 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होता है। चलिए, तो वाटर और एनएसीएल, एल्डोस्टेरोन और एडीएच की प्रेजेंस में जैसे डीसीटी में काम हुआ, वैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है बेटा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में यहां पे देखिए बेटा H+ और K+ आयंस, और इसका मूवमेंट देखिए बेटा, इसका मूवमेंट देखिए वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। और कहां से जा रहा होगा, ब्लड से। तो सर ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि आपने इधर बता दिया कि ये जो हो रहा है बेटा सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिक्रीशन। सिमिलरली यहां पे भी देखिए H+, K+ और NH3 का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है डीसीटी में। तो एक्सेप्ट हेनले लूप, मैंने क्या बोला था बेटा, एक्सेप्ट हेनले लूप, पीसीटी में भी हुआ H+, K+, NH3 का सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवली हुआ, वो इधर भी H+, K+, NH3 का हुआ। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ बेटा, सिर्फ H+ और K+ का हुआ एक्टिवली, क्या हुआ, सिक्रीशन हुआ, है ना। अब यहां पे एक बात आ जाती है कि सर हेनले लूप में तो सिक्रीशन हुआ नहीं, वो आपने बता दिया, है ना। अब सिक्रीशन जो होता है वो एक्टिवली होता है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब यहां पे एक बात आ जाती है बेटा ये यूरिया की, कि सर ये यूरिया जो है, ये यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है। और यहां पे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड इन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत कम मात्रा में यूरिया का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है। और ये कौन सा एरिया बेटा, ये पूरा पूरा मेडुला वाला रीजन है। ठीक है, ये रीजन कौन सा, मेडुला वाला। और ये जो पूरा पूरा बीच में अगर लाइन खींचते हैं हम लोग, ये वाला पूरा रीजन, इसके लाइन के ऊपर कौन सा एरिया हो गया बेटा, कॉर्टेक्स वाला हो गया। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो हेनले लूप से जो NaCl रीअब्सॉर्ब हुआ था, ये NaCl और ये यूरिया, NaCl और ये यूरिया, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों मेडुला के अंदर ऑस्मोलिटी को बढ़ा के रखते हैं। तो सर ये क्या बोल दिया आपने, अरे अभी तो मैं आपको पहले पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ में आते हैं, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ में आते हैं, तो ऑस्मोलिटी क्या होती है, बढ़ती रहती है। वो किसके वजह से बढ़ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो बढ़ रही है बेटा 2 कारणों से, कि एक तो NaCl ने इधर कंसंट्रेशन मेंटेन कर रखी है, और यहां पे अगर हम लोग इसी को कंटिन्यू करें, कलेक्टिंग डक्ट को, ये कलेक्टिंग डक्ट को कंटिन्यू करें, तो यहां से भी मैंने आपको बताया कि क्या रिलीज हो रहा है, यूरिया रिलीज हो रहा है। तो ये जो यूरिया और NaCl है, ये क्या कर रहा है, मेडुला के अंदर सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ा के रख रहा है। और इसी सॉलिड कंसंट्रेशन की वजह से मेडुला में क्या हो रही है, ऑस्मोलिटी 1200 मिली ऑस्मोल हो रही है। दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही है ना सर, कि सर इधर 300 है, इधर 1200 है, 1200 हुई कैसे, बेटा वो हुई NaCl और यूरिया की वजह से। बट एक खास बात और है, यही यूरिया जो होता है, क्योंकि यूरिया तो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट तो हमारे बॉडी में से तो जाना ही है,
इसको तो एलिमिनेट होना ही पड़ेगा, रिमूव होना ही पड़ेगा। तो ये जो यूरिया होता है, ये यूरिया वापिस से क्या होता है, थिन पार्ट, ये देखिए थिन पार्ट, पतला पार्ट है किसका, हेनले लूप का, ये वापिस से यहां पे सिक्रीट हो जाता है, मतलब ये यूरिया वापिस से एंटर यहां पे हो जाता है। तो एक तरह से यूरिया की भी साइकिल चलती है। देखिए यूरिया इधर से चल रहा है, थोड़ा सा यूरिया इधर गया और रिमेनिंग यूरिया यूरिन में चला गया, फिर ये थोड़ा सा यूरिया वापस अंदर एंटर हो गया और थोड़ा सा इधर से वापस निकल गया। तो इसका मतलब ऑलवेज यूरिया जो होता है और NaCl होता है, इस मेडुलरी रीजन में क्या होती है, ऑस्मोलिटी को, हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन करता है। ये बात समझ आई बेटा आपको? मैंने जब आपको जब मैं लेक्चर ले रहा था और मैंने आपको बताया था यूरिया के बारे में, तो वहां पे एक लाइन लिखवाई थी बेटा मैंने आपको कि यूरिया जो होता है कि ह्यूमंस के अंदर वो मैट्रिक्स में, मतलब कि किडनी की मैट्रिक्स में थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और वहां पे वो ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। वही लाइन बेटा इसके लिए थी वो कि देखिए ये यूरिया थोड़ा बहुत में क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है और वो क्या होता है, मेडुला वाली रीजन में ऑस्मोलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये बात समझ आई बेटा आपको? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, तो यहां पे आपको पूछा जाता है कि बेटा मेडुला के अंदर कौन ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि सर हेनले लूप बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि उसमें से NaCl हो रहा है और NaCl क्या हो रहा है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन रख रहा है, जिसकी वजह से 1200 मिली ऑस्मोल बाहर की तरफ फ्लूइड के अंदर है ना मेंटेन है। और यूरिया और NaCl, यूरिया जो कलेक्टिंग डक्ट से आ रहा है और NaCl जो थिन पार्ट या फिर थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से आ रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, तो इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस, तो मैंने आपको डीसीटी के बारे में बता दिया। अब हम लोग थ्योरी देख लेते हैं बेटा, थ्योरी में क्या क्या है। इस भाग में जल व लवण का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, बेटा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है ये, ठीक है। पीसीटी के अंदर बात करते हैं तो पीसीटी के अंदर क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन होता है। वो भी मैं लिख देता हूं इधर, पीसीटी में क्या होता है, ऑब्लिगेटरी ठीक है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बेटा कंपल्सरी, वहां तो होना ही होना है। पीसीटी में जब 60 से 70% अगर पानी उधर रीएब्सॉर्ब होना है, सॉल्ट्स अगर उधर रीएब्सॉर्ब होने तो वो होने ही है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का अगर 100% रीएब्सॉर्ब होना है तो वो होना ही है, ठीक है। हेनले लूप के डिसेंडिंग पार्ट में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होना है, वो डेफिनेटली होगा। असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले लूप में NaCl का रीएब्सॉर्प्शन होगा, वो डेफिनेटली होगा। उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रीएब्सॉर्प्शन। बट अगर एडीएच अवेलेबल रहा, एल्डोस्टेरोन अवेलेबल रहा, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर और NaCl का रीएब्सॉर्प्शन होता है, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन। बोलिए बेटा, ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तथा कुछ मात्र में बाइकार्बोनेट का अवशोषण भी होता है। 90% तो पीसीटी के अंदर हो गया बेटा, है ना, और कुछ रिमेनिंग 10% 5% इधर भी होता है। डीसीटी के समीपस्थ भाग में, ठीक है, लवण का अवशोषण सक्रिय रूप से एल्डोस्टेरोन की उपस्थिति में होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, यहां पे अपन ने देखा ही है ये, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था डीसीटी वाले पार्ट में, ये वाले डीसीटी वाले पार्ट में, यहां पे ये जो NaCl है बेटा, वो एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में हो रहा है और एक्टिवली रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, सक्रिय रूप से हो रहा है, ठीक है। आ जाइए आगे, देखिए बेटा, डीसीटी के दूरस्थ भाग में, मतलब डीसीटी के बाद वाले पार्ट में, है ना, अवशोषण एडीएच की, जल का अवशोषण एडीएच की उपस्थिति में निष्क्रिय रूप से होता है। निष्क्रिय मतलब कि इधर आपका पैसिव रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, जिसे फैकल्टेटिव रीएब्सॉर्प्शन भी कहते हैं। देखिए, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन और फैकल्टेटिव रीएब्सॉर्प्शन बोथ आर सेम थिंग, दोनों क्या सेम है ना। कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन बोल लीजिए या फैकल्टेटिव रीएब्सॉर्प्शन बोल लीजिए, ठीक है। डीसीटी में H+, K+ तथा अमोनिया का स्त्रवण सक्रिय रूप से होता है। मैंने आपको बता दिया, सिक्रीशन हमेशा क्या होता है, सक्रिय रूप से होता है, आपका एक्टिवली होता है। दूसरी बात, इसका सिक्रीशन जो हो गया वो एक तो पीसीटी में भी हुआ था, H+, K+ और अमोनिया का, हेनले लूप में नहीं हुआ था, और डीसीटी में भी H+, K+ और अमोनिया का क्या हो रहा है बेटा, सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। कलेक्टिंग डक्ट में भी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। देख लेते हैं, इस भुजा में अधिक मात्रा में
जल कुछ लवण यूरिया का अवशोषण होता है। देखिए इधर क्या दे रखा है, यूरिया भी दे रखा है, तो ये ध्यान रखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है। एडीएच की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, जल अधिक अवशोषण से सामान्यतः हाइपरटोनिक यूरिन का निर्माण होता है। तो देखिए यूरिन क्या होता जा रहा है बेटा, हाइपरटोनिक, ऑस्मोलिटी बढ़ी हाइपरटोनिक, ऑस्मोलिटी घटी हाइपोटोनिक, ये सारे वर्ड हमको आने चाहिए, ठीक है। पीएच तथा आयनिक साम्य को बनाए रखने के लिए यहाँ पे भी कलेक्टिंग डक्ट में H+ तथा K+ का स्त्रवण होता है। मतलब कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है बेटा, सिक्रीशन होता है, और ये भी सक्रिय रूप से होता है, एक्टिवली होता है बेटा। मनुष्य प्रारंभिक फिल्ट्रेट की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक सांद्रित मूत्र बनाता है। मतलब प्रारंभिक फिल्ट्रेट जो था बेटा, उसकी अगर आप ऑस्मोलिटी जानो तो वो क्या होती है बेटा, 300 मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल होती है पर लीटर। और जो फाइनल फिल्ट्रेट बन रहा है उसकी क्या हो गई बेटा, उसकी हो जाती है बेटा 1200 मिली ऑस्मोल। तो 1200 और 300 कितना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया बेटा, हुआ ना बेटा 4 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं। बाइकार्बोनेट का अवशोषण पीसीटी व डीसीटी में होता है। सही बात है, पीसीटी में बेटा कितना हुआ था, बाइकार्बोनेट 90% हुआ था। कितना हुआ था, 90% हुआ था, और रिमेनिंग कहां पे हो गया, डीसीटी में हो गया। विटामिन का पूर्ण अवशोषण पीसीटी में, किंतु विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स का उत्सर्जन मूत्र में हो सकता है। तो ये बेटा ध्यान रखना है आपको, ये फैक्ट है कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है बेटा, ये यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं। बाकी विटामिन जो होते हैं उनका 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ग्लूकोज का हुआ था, जैसे अमीनो एसिड का हुआ था, कहां पे, पीसीटी में, ठीक है। एक बेटा एक फैक्ट और है इन्यूलिन के बारे में। इन्यूलिन एक संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। क्या है बेटा, एक शुगर है ना। जैसे कि ना ग्लाइकोजन होता है बेटा, एक पॉलीसैकेराइड होता है, वो एक से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। वैसे ही एक इन्यूलिन भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इसका वक्रीय नलिका द्वारा पुनरावशोषण व स्त्रवण दोनों नहीं होता। मतलब इसका बेटा रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, ना सिक्रेशन होगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जीएफआर मापने के लिए यूज करते हैं। ग्लोमुलर फिल्ट्रेट रेट, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है उसको मापने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल में क्या होती है, 125 ml पर मिनट, ठीक है। नॉर्मली हमारी क्या होती है, 125 ml पर मिनट। बट क्या होता है बेटा, इन्यूलिन को, है ना, इन्यूलिन क्या है, शुगर है ये। इन्यूलिन क्या है बेटा, शुगर है। इसको क्या करते हैं, जीएफआर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इन्यूलिन जो होता है, इन्यूलिन आपका रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, तो बॉडी में जितनी अमाउंट में इन्यूलिन होगा उतने अमाउंट में वो यूरिन में निकल जाएगा, क्योंकि ना उसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ ना सिक्रेशन हुआ। तो उससे क्या करते हैं हम लोग, जीएफआर मेजर करने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। आ जाइए बेटा, अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आई होप ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा, है ना। अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं इस लेक्चर को तो ये क्लियर होना चाहिए, और बाकी अगर नहीं क्लियर है तो आप एनसीईआरटी अपने बगल में खोल लीजिए बेटा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको स्टार्ट करते हैं बेटा, वॉलकुट वाला पार्ट हो गया। वॉलकुट वाला पार्ट जो है बेटा हमको पता है बॉमस कैप्सूल वाला पार्ट है, और उसके बाद में ये जो पार्ट हो गया बेटा, ये समीपस्थ संवलित नलिका, मतलब कि इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, पीसीटी। तो पीसीटी में देख रहे हैं बेटा आप, बाइकार्बोनेट दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी खोल के रखी है, NaCl दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, और ये पोषण ऊपर लिखा हुआ है, मतलब न्यूट्रिएंट हो गए। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बेटा, रीएब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। इसकी सारी परसेंटेज मैंने आपको लिखवा दी है। यहाँ पे देखिए बेटा H+ और NH3, और इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूं बेटा, क्या, K+, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ब्लैक में लिख देता हूं, K+। तो इसका भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है। कैसे होता है, एक्टिवली होता है। तो सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन किस किस का, वो सब लिखा हुआ है। सिक्रीशन किस किस का, वो लिखा। पीसीटी हो गया बेटा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूं कि इधर देखिए, उसको हम लोग वापिस से रिकॉल कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे ऑस्मोलिटी कितनी रहेगी, यहाँ पे ऑस्मोलिटी कितनी रहेगी, 300 मिली ऑस्मोल। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ में जाएंगे तो ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, 1200 मिली ऑस्मोल। क्यों, क्योंकि सर यहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है।
थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का और किसी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। थिन पार्ट में हेनले पाश की अवरोही भुजा मतलब डिसेंडिंग पार्ट, उससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। मध्यांश मतलब कि क्या हो गया बेटा आपका मेडुला हो गया। अच्छा, वल्कुट का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और बोल दिया था शायद, है ना, कॉर्टेक्स होता है वल्कुट का मतलब। चलिए इसके बाद में यहाँ पे देखिए कि असेंडिंग लिम्ब में देखिए NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसका मैंने बताया था कि कैसे होता है बेटा, पैसिवली होता है। ये कैसे हुआ था, एक्टिवली हुआ था, सॉरी ये वाला भी पैसिवली हुआ था, ठीक है। ये जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है ये पैसिवली हुआ। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ बेटा, ये पैसिवली हुआ। और ये कैसे हुआ, ये एक्टिवली हुआ। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। डिसेंडिंग पार्ट इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, असेंडिंग पार्ट इज ओनली परमिएबल फॉर NaCl। NaCl का हो गया। अब DCT वाले पार्ट में देखिए बेटा NaCl का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में। एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ADH की प्रेजेंस में। स्मॉल अमाउंट बाइकार्बोनेट का भी हो रहा है, ठीक है। यहां तक आपकी 300 मिली ऑस्मोल हो गई और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी किसकी वजह से हो रहा है, ADH की वजह से हो रहा है। स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी इधर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, बट वो यूरिया क्या होता है वापिस से देखेंगे आप थिन पार्ट में वापस से लौट जाता है। तो यूरिया जो होता है बेटा, यूरिया इस तरह से मूव करता रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। और मेजरली यूरिया जो होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको मैंने ब्रेक करके आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें इसमें क्लियर कर ली है। एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, आपको सारी चीजें अब क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इधर से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिधारा क्रिया विधि, मतलब कि काउंटर करंट मैकेनिज्म। हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरिन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लोग इधर एड्रेस कर रहे हैं बेटा। वो क्वेश्चन इससे क्लियर होता है, प्रतिधारा क्रिया विधि और काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। इसको समझाने के लिए पहले एक डायग्राम देखिए बेटा। यहां पे आप देख रहे हैं बेटा, ये हेनले का लूप हो गया, है ना। अब मैं इधर थिक पार्ट और थिन पार्ट नहीं बना रहा हूं अलग अलग। ये हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। कौन सा लिम्ब हो गया, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, DL लिख रहा हूं मैं इसको, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। और ये हेनले लूप का क्या हो गया बेटा, असेंडिंग लिम्ब हो गया, है ना। अब काउंटर करंट क्या बोलता है, काउंटर करंट बोलता है कि जो हेनले लूप है, ये हेनले लूप जो है ये आपस में इधर जो फिल्ट्रेट है, वो फिल्ट्रेट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है बेटा। काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, एक इस डायरेक्शन में तो एक दूसरी डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको बोलते हैं काउंटर करंट। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ही यूरिन जो होता है वो फिल्टर, मतलब यूरिन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। ये आपका हेनले लूप मैंने बता दिया बेटा। ये जो रेड कलर का आप जो देख रहे हैं वासा रेक्टा देख रहे हैं, वासा रेक्टा वापिस से रिकॉल करिए बेटा, कहां से बनती है, इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस बनाया, इफरेंट आर्ट्रियोल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के बाद में ये यू शेप जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, वासा रेक्टा बनता है। अब वासा रेक्टा में भी आप एक चीज नोटिस करो, तो वासा रेक्टा में भी जो ब्लड है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या फ्लो करेगा बेटा, ब्लड है इसके अंदर तो, ठीक है, इसके अंदर ब्लड है। और हेनले लूप में क्या है, हेनले लूप में फिल्ट्रेट है। तो ब्लड भी जो देखेंगे आप, ये भी है ना काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब कि काउंटर करंट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। करंट का मतलब एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो पहली बात, हेनले लूप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, वासा रेक्टा में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और जो आपस में हेनले लूप और वासा रेक्टा में भी देखेंगे आप, तो ये देखिए ऊपर, ये नीचे, ये देखिए बेटा ये ऊपर, ये नीचे, तो आपस में भी हेनले लूप और वासा रेक्टा के अंदर भी क्या हो रहा है बेटा, काउंटर करंट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हेनले लूप से। हेनले लूप में हम लोगों को पता है बेटा कि क्या होता है, हेनले लूप में क्या होता है बेटा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां से देखिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये देखिए इधर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है।
ठीक है। हेनले लूप से क्या होता है बेटा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये देखिए इधर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इसके वजह से इनिशियली जो ऑस्मोलिटी रहती है कितनी रहती है, 300 मिली ऑस्मोल है, और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से फाइनली हेनले लूप में ऑस्मोलिटी क्या हो जाती है, 200 मिली ऑस्मोल। बाहर भी देखते जाइए बेटा, कॉर्टेक्स के अंदर 300 मिली ऑस्मोल, और जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हैं ऑस्मोलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। 300 से क्या हो गई बेटा, 1200 हो गई। यहां पे आप देखिए 1200 हो गई, 300 से 1200, मतलब फिल्ट्रेट जो हो गया 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। बट यहां पे हम लोग जानते हैं कि बेटा यहां से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका होता है, NaCl का होता है, ठीक है। यहां से रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है बेटा, NaCl का होता है। यहां से रीअब्जॉर्प्शन NaCl का हुआ, ठीक है। इसकी वजह से जो ऑस्मोलिटी है बेटा, वो ऑस्मोलिटी अब क्या होगी, 1200 से वो जाके 200 हो गई। फिर आपको पता है बेटा कि वो डीसीटी में क्या होता है, फिर आपको कलेक्टिंग डक्ट का भी पता है ना। बट यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये NaCl जो होता है, ये NaCl फर्दर मूव कर जाता है किसके अंदर, ये जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है। तो यहां पे देखिए ये NaCl क्या होता है, ये NaCl मूव कर जाता है कहां पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर। जिसके वजह से क्या होता है बेटा, जब हम लोग इधर देखते हैं तो यहां पे NaCl की जो कंसंट्रेशन है यहां पे वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कहां बढ़ रही है बेटा, ये ब्लड के अंदर बढ़ रही है। और NaCl की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्लड क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, और बाहर की तरफ में वाटर है, तो वाटर का मूवमेंट क्या होता है, वो वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है ना। देखिए NaCl जहां जहां जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, सीधी सी बात है। तो देखिए NaCl जैसे इधर मूव करा तो NaCl ने इधर कंसंट्रेशन बढ़ाई, NaCl ने कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो वाटर जो बाहर मेडुला में पड़ा था वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां हो गया, फाइनली वासा रेक्टा के अंदर हो गया। बट जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, बाहर की तरफ में ये जो NaCl है, ये NaCl वापस से बाहर की तरफ में मूव कर जाता है। क्योंकि हमको पता है कि जो NaCl है बेटा, NaCl और कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया जो रीअब्सॉर्ब होता है वो ऑस्मोलिटी बनाता है। तो इससे ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला सर, इससे ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कैसे हुआ और उसमें NaCl का क्या रोल था। NaCl असेंडिंग पार्ट से रीअब्सॉर्ब होके वो गया डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा के अंदर। यहां पे जाने के बाद में इसने इधर हाइपरटोनिसिटी बढ़ाई, मतलब उसको क्या बना दिया, कंसंट्रेटेड बना दिया ब्लड को। यहां से डिसेंडिंग पार्ट से वाटर का मूवमेंट कहां हो गया, असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में, और ये NaCl वापस से बाहर की तरफ में आ गया। क्यों, क्योंकि मेडुला की जो ऑस्मोलिटी है इसको मेंटेन रखनी है, इस वजह से ये बाहर की तरफ में आ गया। और इसका एक कारण और है कि बाहर NaCl कंसंट्रेशन कम हो गई है, अंदर NaCl कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाती है। तो ये काउंटर करंट से हमको ये पता लगता है कि यूरिन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब देखिए इसमें दे क्या रखा है आपको, स्तनधारी में काउंटर करंट मैकेनिज्म द्वारा मूत्र का सांद्रण होता है, मतलब कंसंट्रेशन होता है। यह क्रियाविधि हेनले के लूप तथा वासा रेक्टा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, किसके बीच में हो रही है, हेनले के लूप और वासा रेक्टा में हो रही है। हेनले का लूप मेडुला की उच्च प्रसारणता मतलब कि हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखिए, 3 प्रतिधारा प्रवाह, मतलब कि एक तो हेनले लूप की भुजाओं के मध्य, एक वासा रेक्टा की भुजाओं के मध्य, और एक हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की भुजाओं के मध्य। ये तीनों चीजें मैंने बताई आपको, है ना। अब एडीएच जो होता है बेटा, ये थोड़ा सा एडिशनल हो गया। एडीएच के अनुपस्थिति में सांग्रक नलिका तनु मूत्र डाइल्यूट यूरिन का उत्पादन करती है। मैंने आपको बेटा एडीएच का रोल अभी आगे और भी मैं बताऊंगा। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन है, डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और कलेक्टिंग डक्ट से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का। अगर मान लीजिए एडीएच एब्सेंट होगा तो यूरिन क्या होगा बेटा, डाइल्यूटेड होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एडीएच की अनुपस्थिति में मेडुलरी तरल के कारण संग्राहक नलिका में अधिक जल अवशोषण से सांद्रिक मूत्र बनता है। ठीक है, एडीएच क्या करता है बेटा, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। ठीक है,
मूत्र की सांद्रता हेनले लूप की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया जितना लंबा हेनले लूप होगा उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना ज्यादा हाइपरटोनिसिटी होगी, है ना। NaCl का परिवहन हेनले के लूप तथा की असेंडिंग लिम्ब से तथा इसका विनिमय वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में होता है। ये मैंने आपको बताया बेटा। NaCl कहां से निकला, देखिए वापस से देखिए डायग्राम को। NaCl कहां से निकला, असेंडिंग लिम्ब से गया और कहां एंटर करा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर। ठीक है ना। फिर इस NaCl को पुनः मेडुला को वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब लौटाती है। तो असेंडिंग लिम्ब ने ही वापस इसको क्या कर दिया, लौटा दिया। असेंडिंग लिम्ब ने NaCl को वापस से लौटा दिया। क्यों, हाइपरटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आ जाता है हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब द्वारा जल का परिवहन होता है, जिसका विनिमय, है ना, विनिमय मतलब कि डिफ्यूजन किसमें हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब द्वारा हो रहा है ना। वापस से देख लीजिए, वाटर का डिसेंडिंग लिम्ब से हो रहा है और कहां एंटर कर रहा है, असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, जस्ट मैं आपको थ्योरी इधर बता रहा हूं, है ना। असेंडिंग लिम्ब के पतले खंड के द्वारा यूरिया का परिवहन निस्सन में किया जाता है। इस प्रकार यूरिया का वापसी मेडुला में लौटना संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट के दूरस्थ भाग द्वारा किया जाता है ना। तो मैंने आपको बता दिया था कि यूरिया जो होता है बेटा स्मॉल अमाउंट में कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब होता है और वो वापस से थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंटर हो जाता है। ठीक है, ये डायग्राम बेटा आपका एनसीईआरटी का ही हो गया, है ना। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये आप देख रहे हैं बेटा एफरेंट आर्टरियोल, ये देख रहे हैं एफरेंट आर्टरियोल, और उसी ने क्या बना दिया बेटा, वासा रेक्टा बना दिया, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेनले का लूप, हेनले के लूप से आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑस्मोलिटी 300 मिली ऑस्मोल है, और फिर 400 हुई, फिर 600 हुई, फिर 800 हुई, फिर 1000 हुई, फिर 12,000 हुई। किसकी वजह से, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन से। पैसिवली होता है क्योंकि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले लूप इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है, फिर आप असेंडिंग पार्ट में देखिए, असेंडिंग पार्ट में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। NaCl का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है, और इसकी ऑस्मोलिटी क्या होगी, 200 हो गई, 1200 से डायरेक्ट 200 हो गई। फिर आप कलेक्टिंग डक्ट में देखिए, ADH की प्रेजेंस में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया और यूरिया का स्मॉल अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इसकी वजह से ऑस्मोलिटी क्या हो जाती है, फाइनली 1200 मिली ऑस्मोल हो जाती है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर देखिए बेटा, ये जो NaCl जो असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले लूप से रीअब्सॉर्ब हुआ, वो कहां एंटर कर जाता है, वो एंटर कर जाता है वासा रेक्टा में। तो देखिए 300 ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या रहती है इनिशियली, 300 मिली ऑस्मोल। जैसे जैसे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगी, ऑस्मोलिटी भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, ऑस्मोलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए NaCl का मूवमेंट हो रहा है, और क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसलिए थोड़ा सा वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है, तो इधर भी 1200 मिली ऑस्मोल बन गई। और ये जो वाटर है, ये वाटर फाइनली क्या होता है बेटा, ये असेंडिंग लिम्ब में जाता है। ये आपको इधर डायग्राम में नहीं दे रखा है, तो ये जो वाटर है, ये वाटर का मूवमेंट यहाँ पे हो जाता है, और NaCl वापिस से बाहर की तरफ में मेडलरी स्पेस में आ जाता है, और उसकी जो ऑस्मोलिटी वापिस से मेंटेन हो जाती है 300 मिली ऑस्मोल। क्योंकि अगर NaCl वापिस नहीं आएगा तो हाई ऑस्मोलिटी वाला हमारा ब्लड हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है ना, तो NaCl जो है, NaCl वापस से मेडलरी स्पेस में आ जाता है। 300 से 600, 900 और 1200, तो इनर साइड में, है ना, मेडुला के हाईली हाइपरटोनिक होता है, और कॉर्टेक्स वाले में क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, 300 मिली ऑस्मोल होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे NaCl और H2O का, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। NaCl का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में होता है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ADH की प्रेजेंस में होता है। सेम इधर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ADH की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बेटा, ये जो टॉपिक है डिस्कशन वाला, ये यहाँ पे खत्म हुआ। और आप जो है वो डाउट अपने जो है बेटा वो लगातार पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आते हैं बेटा, कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो डाउट तो वाजिब है कि वो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो वो क्लियर करते जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अब आपके मॉड्यूल के लगेंगे, मॉड्यूल भी आपका साथ के साथ करिए, मॉड्यूल से क्वेश्चन भी पूछिए। डाउट पोर्टल आपको इतना बढ़िया फैसिलिटी दे रखी, तो यहाँ पे आप डाउट अपने ज्यादा से ज्यादा पूछिए। इसका जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आपको जवाब इसका दूंगा। ठीक है, यहां तक बेटा एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो कंपलसरी हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहां तक हमारा हुआ। नेक्स्ट जो है बेटा हम लोग
कुछ है ना हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कुछ है ना इसमें डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा, किडनी के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।